अरे माला, कितना काम अकेली करती रहेगी। अब तो घर में बहू आ जानी चाहिए। अब तो बेटी को ब्याह दो। आखिर कब तक अपने मन का अरमान दबाकर रखी रहोगी। सुबह सुबह माला देवी अपने द्वार पर झाड़ू पोछा कर रही थी। तभी पास की सड़क से गुजरती हुई कमला और तीन सखियों ने उसे काम करते हुए देख लिया। अरे क्या कहूँ बहन, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि अब इस घर में बहू आ जाए, लेकिन क्या करूँ। बेटे को शहर की हवा लग चुकी है। कहता है अभी शादी नहीं करूँगा, वरना मेरी इच्छा तो अभी भी है। वैसे भी मेरी नज़र में बहुत सारी लड़कियां हैं। कई लोगों ने मुझसे आकर बातचीत भी कर रखी है। बस इस बार बेटा आ जाए तो वह लाइन से सारे फ़ोटो और बायोडेटा दिखाऊंगी। जिस पर भी बेटा हाथ रख दे, समझ लो बात पक्की। और लेन देन की बात वह सभी भी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी लूँगी। मेरा रजत तो लाखों में एक है। मेरा अभिमान है, मेरा गर्व है मेरा रजत। बताओ, इतना लायक लड़का है कि जिसने भी पा लिया समझो भाग्य खुल गए उसके। अच्छा, वह सब छोड़ो, यह मंडली बनाकर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। अरे, मुझे भी तो पूछ लिया होता, जल्दी काम निपटा कर चल देती तुम लोगों के साथ। तभी उनमें से एक महिला, जिनका नाम संगीता था, बोल पड़ी। अरे माला, तू भी सुबह सुबह सैर सपाटे पर चल देगी तो घर का काम कौन देखेगा तेरे। हमारी बात छोड़, हमारी एक नहीं दो दो बहुएं हैं। सब सलीकेदार हैं, समय पर काम कर लेती हैं, समय पर हमें चाय नाश्ता परोस देती है। हम तो एकदम फ्री हैं। आज माला देवी को सच में लगने लगा कि हाँ, अब उनको तो बेटे की शादी कर देनी चाहिए। इस शाम उन्होंने बेटे रजत को फ़ोन लगाया और हालचाल के बहाने अपने दिल की बात सामने रख दी। लेकिन रजत ने बहाना बनाकर टॉपिक ही बदल डाला। खैर, माला देवी ने खुद को समझा लिया कि इस बार बेटा छुट्टी पर आएगा, तभी वह उसे राजी कर लेंगी और कहीं ना कहीं तो रिश्ता पक्का कर देंगी। देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए। उस दिन सुबह का समय था और माला देवी अपने सारे कामों को निपटाकर एकांत में बैठी धूप ले रही थी। तभी अचानक रजत हॉल में प्रवेश करता है। माँ! अरे रजत बेटा, तुमको आना था, तुमने खबर भी नहीं किया। अरे कम से कम इंसान घर वालों को खबर भी कर देता है कि वह आ रहा है, तो उसके लिए खासी तैयारी भी कर कर रख दी जाए। अच्छा, कोई खास बात है क्या? क्या तबीयत पानी ठीक है? अरे माँ, तुम मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं कुछ बोलूँगा ना। तभी रजत दरवाजे के पीछे जाकर एक महिला का बड़ी अधिकार से हाथ पकड़ता हुआ अंदर लाता है। माँ, मैं आपके लिए शहर से एक तोहफा लाया हूँ। आशा है आप इसे देखकर खुश होगी। माँ, इस बार मैं अकेला नहीं आया। देखिए तो मेरे साथ कौन है। आपकी बहू अंजलि। कहते कहते रजत ने मेरी ओर इशारा कर दिया। क्या, तुमने शादी कर ली? माला देवी अंजलि को देखकर तो शकपका गई, लेकिन उन्होंने बड़ी सरलता से परिस्थिति को संभाला, जो कि काबिले तारीफ था। माला देवी जानती थी कि रजत उनकी इकलौती औलाद है। रजत के अलावा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बहू को नापसंद करने का मतलब है बेटे के साथ दुश्मनी मोल लेना, और इन सब से घर की शांति भंग हो जाएगी। एक दूसरे से खफा होने की बजाय क्यों ना एक मौका जरूर दे दिया जाए। माँ हैरानी से मेरा मुआयना करते हुए बोली। और फिर तुम यही ठहरो, मैं अभी आई, कहकर अंदर चली गई। तो ये है रजत की माँ जी। मैं मन ही मन बुदबुदा उठी। मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगी। घबरा कर रजत की ओर देखा। वे मेरी तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे आश्वस्त किया। तभी हाथ में थाली लिए माँ जी आ गए। भाई, मेरे घर बहू आई है, पहले इसका स्वागत तो कर लूँ, कहते हुए माँ जी मेरे पास आई और थाली को चारों तरफ घुमाने लगी। मैं उनके पाँव छूने की झुकी ही थी कि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया और माथे को चूमने लगी। क्षण भर पहले मेरे मन में जो शंका थी वह अब दूर हो चुकी थी। वे हम दोनों को सामने वाले कमरे में ले गए।
कमरा बहुत साधारण था। सामने एक दीवान था, एक तरफ कुर्सियाँ, एक मेज और दूसरी तरफ लोहे की अलमारी रखी थी। माँ जी ने हमें दीवान पर बैठाया और बीच में स्वयं बैठ गई। फिर मुझे प्यार से निहारते हुए बोली, रजत बेटा, कहाँ से ढूंढ लाया यह खूबसूरत हीरा? मैं तो दीपक लेकर तलाशती, फिर भी ऐसी बहू ना ला पाती। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपको बिना बताए यह शादी करनी पड़ी। रजत रुके, मेरी तरफ देखा, मानो आगे बात कहने के लिए शब्द तलाश रहे हों। फिर बोले, दरअसल अंजलि के पिताजी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने बताया कि उनका अंतिम समय निकट है, इसीलिए उनका मन रखने के लिए हमें तुरंत शादी करनी पड़ी। मैं जानती थी रजत अपराध बोध से ग्रस्त है। वे माँ के कदमों के पास जाकर बैठे और उनकी गोद में सिर रख कर बोले, आपने मेरी शादी को लेकर बहुत से सपने देखे होंगे, पर मैंने सभी एक साथ तोड़ दिए। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए वे रोने लगे। बावला कहीं का, अभी भी बच्चे की तरह रोता है। चल अब उठ, बहू क्या सोचेगी? तू मुँह धो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उन्होंने प्यार से उन्हें उठाते हुए कहा। माँ जी के साथ मेरी यही मुलाकात थी। रजत ने ठीक ही कहा था, माँ जी सबसे निराली है। उनके चेहरे पर तेज है और वाणी में मिठास है। वे तो सौंदर्य, सादगी व ममता की प्रतिमा हैं। शीघ्र ही मेरे मन में उनकी एक अलग जगह बन गई। हमें माँ जी के पास आए लगभग एक सप्ताह हो गया था। हमारी छुट्टियाँ समाप्त हो रही थी। रजत एक बड़ी फर्म में मैनेजर थे और मैं इकोनॉमिक्स की व्याख्याता थी। हम दोनों ही चाहते थे कि माँ जी हमारे साथ मुंबई चलें। रजत अनेक बार प्रयत्न भी कर चुके थे, पर वे कतई तैयार न थे। एक दिन चाय पीते हुए मैंने ही बात प्रारंभ की, माँ जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। नहीं बहू, मैं अभी नहीं चल सकती, मुझे यहाँ ढेरों काम है, उन्होंने टालते हुए कहा। ठीक है, आप अपने ज़रूरी काम निपटा लीजिए, तब तक मैं यहीं हूँ। रजत चले जाएंगे। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए बात जारी रखी। लेकिन अंजलि, उन्होंने कहना चाहा, पर मैंने बात काट कर ही बीच में ही कहा, लेकिन कुछ नहीं, आपको हमारे साथ मुंबई चलना ही होगा। मैं दृढ़ता से बिना उन्हें कुछ कहने का मौका दिए कहती गई। माँ जी, मेरी माता जी बचपन में ही चल बसी। उनके बारे में मुझे कुछ याद ही नहीं। मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। अब जब मुझे मेरी माँ जी मिली है तो मैं किसी भी कीमत पर उन्हें खो नहीं सकती। रजत ने मुझे बताया कि आप मुंबई इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पिताजी रहते हैं। मैंने क्षण भर रुक कर रजत को देखा। उनके चेहरे पर विषाद स्पष्ट देखा जा सकता था, पर मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहना जारी रखा, माँ जी, आप अतीत से भाग नहीं सकती। कभी ना कभी तो उसका सामना करना ही पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, यदि आप मुंबई ना जाना चाहें तो रजत कहीं और नौकरी देख लेंगे, लेकिन तब तक मैं आपके पास यही रहूँगी। मैंने उनके दिल पर भावनात्मक प्रहार कर डाला। मैं जानती थी कि उनको यह बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं रजत से अलग रहूं। माँ जी तड़प उठी, मानो मैंने उनकी दुखती रग छेड़ ही दी हो। वे बोली, अंजलि, मैंने सदा तुम्हारे ससुर का बिछुआ झेला है। रजत 5 वर्ष का था जब इसके पिता ने किसी दूसरी स्त्री की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। तब से इस छोटे से शहर में नौकरी करते हुए न जाने कितनी कठिनाइयाँ उठाकर इसे पाला है। जो दर्द मैंने 20 वर्षों तक झेला है उसे इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। कभी भी अपने पति से दूर मत होना, मैं यही ठीक हूँ। उनके शब्दों में असीम पीड़ा व आंखों में आंसू थे। यदि आप हम दोनों को खुश देखना चाहती हैं तो आपको चलना ही होगा। मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए दृढ़ता से कहा। उस दिन मेरी जिद के आगे माँ जी को झुकना ही पड़ा। वे हमारे साथ मुंबई आ गईं। यहाँ आते ही सारे घर की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। वे हमारी छोटी सी छोटी ज़रूरत का भी ध्यान रखती। रजत और मैं सुबह साथ साथ ही निकलते। मेरा कॉलेज रास्ते में पड़ता था, सो रजत मुझे कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते। मेरी कक्षाएं 3 बजे तक चलती थी। 3:30 बजे तक मैं घर लौट आती। रजत को आते आते 8 बज जाते।
अब मेरा अधिकांश समय माँ जी के साथ ही गुजरता। हमें एक दूसरे का साथ बहुत भाता। मैंने महसूस किया कि हालांकि माँ जी मेरी हर बात में दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन वे उदास रहती हैं। बातें करते करते न जाने कहाँ खो जाती हैं। उनकी उदासी मुझे बहुत खलती। उन्हें खुश रखने का मैं भरसक प्रयत्न करती और वे भी ऊपर से खुश ही लगती, लेकिन मैं समझती थी कि उनका खुश दिखना सिर्फ दिखावा है। एक रात मैंने रजत से इस बात का जिक्र भी किया। वे व्यथित हो गए और कहने लगे, माँ को सभी दुख उसी इंसान ने दिए हैं जिसे दुनिया मेरा बाप कहती है। मेरा बस चले तो मैं उससे इस दुनिया में रहने का अधिकार ही छीन लूँ। नहीं अंजलि, नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। रजत का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। मैं अंदर तक काँप गई, क्योंकि मैंने उनका यह रूप पहली बार देखा था। फिर कुछ संयत होकर रजत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर कहा, अंजलि, वादा करो कि तुम माँ को इतनी खुशियाँ दोगी कि वे पिछले सभी गम भूल जाएं। मैंने रजत से वादा तो किया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई। कभी माँ का तो कभी रजत का चेहरा आंखों के आगे तैरने लगता, लेकिन उसी रात से मेरा दिमाग नई दिशा में घूमने लगा। अब मैं जब भी माँ जी के साथ अकेली होती तो अपने ससुर के बारे में ही बातें करती, उनके बारे में ढेरों प्रश्न पूछती। शुरू में तो माँ जी कुछ कतराती रही, लेकिन फिर मुझसे खुल गए। उन्हें मेरी बातें अच्छी लगने लगीं। एक दिन बातों ही बातों में मैंने जाना कि लगभग 7 वर्ष पहले ही वह दूसरी औरत कुछ गहने व नकदी लेकर किसी दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई थी। पिताजी कई महीनों तक इस सदमे से उबर नहीं पाए। कुछ संभलने पर उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। वे पत्नी यानी माला देवी के पास आए और उनसे लौट चलने को कहा, लेकिन रजत ने उनका चेहरा देखने से भी इनकार कर दिया। उनके शर्मिंदा होने व बार बार माफ़ी मांगने पर रजत ने इतना ही कहा कि वह उनके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेगा। हाँ, माँ जी चाहे तो उनके साथ जा सकती हैं, लेकिन तब पिताजी को खाली हाथ लौटना पड़ा था। मैं जान गई कि यदि उस वक्त रजत अपनी जिद पर ना अड़े होते तो माँ जी अवश्य ही पति को माफ़ कर देती, क्योंकि वे अक्सर कहा करती थी, इंसान तो गलतियों का पुतला है, यदि वह अपनी गलती सुधार ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैंने माँ जी से यह भी मालूम कर लिया कि पिताजी की मुंबई में ही डब्बे बनाने की फैक्ट्री है। अब मैंने उनसे मिलने की ठानी। इसके लिए मैंने टेलीफोन इंडेक्स में जितने भी कमलीस नाम से फ़ोन नंबर थे सभी लिख लिए। अपनी एक सहेली के घर से सभी नंबर मिला कर देखने लगी। आखिरकार मुझे पिताजी का पता मालूम हो ही गया। दूसरे रोज़ मैं उनसे मिलने उनके बंगले पर गई। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह देखकर दुख भी हुआ कि इतने ऐसो आराम के साधन होते हुए भी वे नितांत अकेले हैं। उसके बाद में जब तब पिताजी से मिलने चली जाती, घंटों उनसे बातें करती। मुझसे बात करके वे खुद को हल्का महसूस करते, क्योंकि मैं उनके एकाकी जीवन की निरसता को कुछ पलों के लिए दूर कर देती। पिताजी मुझे बहुत भोले व भले लगते। उनके चेहरे पर मासूमियत व दर्द था, तो आँखों में सूनापन व चिर प्रतीक्षा। वे माँ और रजत के बारे में छोटी सी छोटी बात जानना चाहते थे। मैं मानती थी कि पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की है और उस भूल की सज़ा निर्दोष माँ व रजत भुगत रहे हैं। पर अब मुझे लगने लगा था कि उन्हें प्रायश्चित का मौका ना देकर रजत, पिताजी, माँ व खुद पर अत्याचार कर रहे हैं। शीघ्र ही मैंने एक कदम और उठाया। शाम को मैं माँ के साथ पार्क में घूमने जाती थी। पार्क के सामने ही एक दुकान थी। एक दिन मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के बहाने वहाँ चली गई और माँ वही बेंच पर बैठी रही। माला, माला, तुम यहाँ कैसे? तभी किसी ने माँ को पुकारा। अपना नाम सुनकर माँ जी एकदम चौंक उठी। नज़रें उठाकर देखा तो सामने पति खड़े थे। कुछ पल तो शायद उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर घबरा कर उठ खड़ी हुई। रजत की पत्नी अंजलि के साथ आई हूँ। वह सामने कुछ सामान लेने गई है।
वे बड़ी कठिनाई के साथ इतना ही कह पाई, कब से यहाँ हो? तुम खड़ी क्यों हो गई? उनको जैसे कुछ याद आया, फिर अपने ही धुन में कहने लगे, इस लायक तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ पल भी बात करो। मैंने तुम पर क्या क्या जुल्म नहीं किए। कौन सा ऐसा दर्द है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? प्रकृति ने तो मुझे नायाब हीरा दिया था, पर मैंने ही उसे कांच का टुकड़ा जानकर ठुकरा दिया। क्षण भर रुक कर आगे कहने लगे, आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। नितांत एकाकी हूँ, लेकिन यह जाल तो खुद मैंने ही अपने लिए बुना है। पुराने घाव फिर ताज़ा हो गए थे। आंखों में दर्द का सागर हिलोरे ले रहा था। दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर थे। तभी माँ ने सामने से मुझे आता देखकर उन्हें भेज दिया। उस दिन के बाद मैं किसी न किसी बहाने पार्क जाना टाल जाती, लेकिन माँ को स्वास्थ्य का वास्ता देकर जरूर भेज देती। इसी तरह दिन निकलने लगे। माँ जी रोज छिप छिप कर पति से मिलती। पिताजी ने कभी यह जाहिर नहीं किया कि वे मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे अब आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जब काफ़ी सोचने पर भी उपाय न सूझा तो मैंने सब कुछ वक्त पर छोड़ने का निश्चय कर डाला। लेकिन एक दिन पड़ोसिन राधा ने टोका, क्या बात है अंजलि, तुम आजकल पार्क नहीं आती? तुम्हारी सांस भी किसी अजनबी के साथ अक्सर बैठी रहती है। बस राधा, आजकल कॉलेज का कुछ ज़्यादा काम है, इसलिए माँ जी चाचा जी के साथ चली जाती है। मैंने जल्दी से बात संभाली, लेकिन राधा की बात मुझे अंदर तक हिला गई। अब इसे टालना संभव नहीं था। इस तरह तो कभी न कभी रजत के सामने बात आती और वे तूफान मचा देते। मैंने निश्चय किया कि यह खेल मैंने ही शुरू किया है, इसीलिए मुझे ही ख़त्म भी करना होगा। लेकिन कैसे, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस रात मैं ठीक से सो ना सकी। सुबह अनमनी सी कॉलेज चल दी। रास्ते में रजत ने मेरी सुस्ती का कारण जानना चाहा तो मैंने कुछ खास नहीं है कहकर टाल दिया, लेकिन मैं अंदर से विचलित थी। कॉलेज में पढ़ाने में मन ना लगा तो अपने ऑफिस में चली आई। फिर न जाने मुझे क्या सूझा, मैंने कागज़ पेन उठाया और लिखने लगी, प्रिय रजत, मेरा इस तरह अचानक लेटर लिखना शायद तुम्हें असमंजस में डाल रहा होगा। याद है एक बार मैंने भी तुम्हें लव लेटर लिखा था, जिसमें पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। उस दिन मैं असमंजस में थी कि तुम्हें मेरा प्यार कबूल होगा या नहीं। आज फिर मैं असमंजस में हूँ कि तुम मेरे जज्बातों से इंसाफ कर पाओगे या नहीं। रजत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं माँ जी से भी बहुत प्यार करने लगी हूँ। यदि उनसे ना मिली होती तो शायद मेरे जीवन में कुछ अधूरापन रह जाता। माँ जी की उदासी मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए पिताजी की खोजबीन करनी शुरू कर दी। अपने इस प्रयास से मैं सफल भी रही। मैं पार्क में उनकी मुलाकातें करवाने लगी, लेकिन माँ को मेरी भूमिका का ज़रा भी भान नहीं था। अब वे दोनों बहुत खुश हैं। माँ जी बेसब्री से शाम होने की प्रतीक्षा करती हैं। वे तो शायद उन मुलाकातों की सारी ज़िंदगी भी काट देंगे। लेकिन तुम्हें याद है, जब 2 महीने पहले मैं सेमिनार में भाग लेने दिल्ली गई थी, तब एक सप्ताह बाद लौटने पर तुमने कितनी बेताबी से कहा था, अंजलि, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे फिर कभी इस तरह छोड़कर मत जाना। तुम्हारी उपस्थिति मेरा संबल है। तब मैंने मजाक में कहा था, माँ जी तो यहाँ ही थी, वे तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखती हैं। वह तो ठीक है अंजलि, माँ जी मेरे लिए पूजनीय हैं, लेकिन तुम मेरी पूजा हो। तुम भावुकता से कहते गए थे, याद है ना सब? फिर तुम यह क्यों भूल जाते हो कि माँ जी की ज़िंदगी में हम दोनों में से कोई भी पिताजी की जगह नहीं ले सकता। क्या पिताजी उनकी पूजा नहीं, उनकी धड़कन नहीं? जब माँ जी को उनसे कोई शिकवा नहीं, तो फिर तुम उन्हें माफ़ करने वाले या न करने वाले कौन होते हो? यह तो किसी समस्या का हल नहीं है कि यदि आपके घाव ना भरे तो आप दूसरों के घावों को भी हरा रखने की कोशिश करें। रजत, तुम यदि पिताजी से प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उनसे नफरत ना करो। माँ जी तो सदैव तुम्हारे लिए जीती रही, हंसती रही, रोती रही। तुम सिर्फ एक बार अपनी अंजलि की खातिर उनके साथ हंस लो, फिर देखना
ज़िंदगी कितनी सरल और हसीन हो जाएगी। मेरे दिल की कोई बात तुमसे छिपी नहीं। ज़िंदगी में पहली बार तुमसे कुछ छिपाने की गुस्ताखी की, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तुम जो भी फैसला करोगे, जो भी सज़ा दोगे, मुझे मंजूर होगी। तुम्हारी हमदम अंजलि। लेटर को दोबारा पढ़ा और फिर चपरासी के हाथों रजत के ऑफिस भिजवा दिया। उस दिन मैं कॉलेज से सीधे अपनी सहेली के घर चली गई। शायद सच्चाई का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। रात को घर पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। घर पहुंचकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वहां अंधकार छाया हुआ था। मेरा दिल बैठने लगा। मैं समझ गई कि भीतर जाते ही विस्फोट होगा, जो मुझे जलाकर खाक कर देगा। मैंने डरते डरते भीतर कदम रखा ही था कि सभी बत्तियां एक साथ जल उठीं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सामने सोफे पर रजत को माता पिता के साथ बैठा देखकर चौंक गई। मुझे अपनी निगाहों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही रजत बोल उठे, तो श्रीमती अंजलि जी, आपने हमें व माँ जी को कब तक अंधेरे में रखा? इसलिए दंड भुगतने को तैयार हो जाओ। क्या? तुम पैकिंग शुरू करो। क्यों भाई, चलना है? कहाँ? हमारे साथ शिमला। रजत ने नाटकीय अंदाज से कहा तो पूरे घर में हंसी की ठहाके गूंज उठे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सब का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। इसी के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। दोस्तों, धन्यवाद आपका।